24 दिसंबर 1999। शाम का वक्त, काठमांडू से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हवा में उड़ती उस फ्लाइट के अंदर एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो पूरे देश को हिला देगी और जिसका एक फैसला आज तक सवालों में घिरा है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-8। एक 4 यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक 5 आदमी खड़े होते हैं। उनके हाथों में चाकू, आंखों में ठंडा इरादा और आवाज में ऐसा डर जो सीधे दिल तक उतर जाए। This is a hijack. Everyone down. क्रू घबरा जाता है, यात्री स्तब्ध रह जाते हैं और कॉकपिट पर दबाव बढ़ने लगता है। फ्लाइट का रास्ता बदल दिया जाता है। जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक आपात संकेत मिलता है और वहीं से शुरू होती है एक दौड़ समय के खिलाफ, हालात के खिलाफ और सबसे बड़ी अनिश्चितता के खिलाफ। दिल्ली में तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, देश के सबसे बड़े अधिकारी एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। टेबल पर नक्शे, रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस इनपुट और एक ही सवाल, अब क्या करें? फ्लाइट को अमृतसर में उतारा जाता है। यही वो पल था जहां कहानी का रुख बदल सकता था। रनवे पर फ्यूल टैंकर खड़ा था, विमान को रोका जा सकता था, कमांडो भेजे जा सकते थे, एक गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन संभव था। लेकिन देरी हो जाती है, निर्णय लेने में हिचकिचाहट, तालमेल में कमी और हाईजैकर्स को शक हो जाता है। कॉकपिट से चेतावनी आती है, फ्यूल नहीं दिया तो हम यहां से निकल जाएंगे। और फिर वही होता है, विमान अमृतसर से उड़ जाता है। एक मौका जो शायद सब कुछ बदल सकता था, हाथ से निकल जाता है। अब IC-8 एक 4 भारत के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। लाहौर, फिर दुबई और अंत में कंधार, अफगानिस्तान। हर पड़ाव के साथ तनाव बढ़ता जाता है। हर घंटे के साथ यात्रियों की जिंदगी और नाजुक होती जाती है। दुबई में कुछ यात्रियों को छोड़ा जाता है, लेकिन एक यात्री रूपिन कटियाल जिंदा वापस नहीं लौटते। यह खबर जब भारत पहुंचती है, पूरे देश में गुस्सा, डर और बेचैनी फैल जाती है। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही खबर, हाईजैक्ड प्लेन कंधार में। अब हालात और जटिल हो चुके थे। कंधार, जहां तालिबान का नियंत्रण था, भारत के पास सीमित विकल्प थे और हाईजैकर्स की मांग साफ थी, उनके साथियों को रिहा करो। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग्स और तेज हो जाती हैं। हर विकल्प पर चर्चा होती है। सैन्य कार्रवाई, जोखिम बहुत बड़ा, बातचीत, समय खरीदने का एक तरीका। और फिर एक और विकल्प सामने आता है, एक गुप्त रेस्क्यू प्लान। स्पेशल फोर्सेस, छुपकर प्रवेश, यात्रियों को निकालने की कोशिश। योजना खतरनाक थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। नक्शे बनाए जाते हैं, विमान की बनावट का अध्ययन होता है, हाईजैकर्स के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। सब कुछ लगभग तैयार लगता है, लेकिन फिर संदेह उठने लगते हैं। अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो? अगर हाईजैकर्स घबराकर यात्रियों को नुकसान पहुंचा दें तो? अंतरराष्ट्रीय असर क्या होगा? कमरे में सिर्फ चर्चा नहीं हो रही थी, वहां हर शब्द के पीछे 176 जिंदगियों का भार था। हर फैसला एक जोखिम था। और फिर आता है वो पल जब गुप्त रेस्क्यू ऑप्शन टेबल पर होता है, लगभग तैयार, लगभग मंजूर, और आखिरी पल में उसे रोक दिया जाता है। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस एक फैसला खामोशी से लिया गया, लेकिन इतना बड़ा कि पूरी दिशा बदल दे। अब सिर्फ एक रास्ता बचता है, बातचीत। दिन बीतते हैं, यात्री थक चुके हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से। भारत में परिवार इंतजार कर रहे हैं। हर खबर पर उनकी सांसें अटक जाती हैं और दिल्ली में दबाव अपने चरम पर है। आखिरकार सरकार एक फैसला लेती है। 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा किया जाता है, बदले में यात्रियों को छोड़ा जाता है। विमान वापस आता है, लोग बच जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या अमृतसर में वो मौका सच में खो गया? क्या कंधार में गुप्त रेस्क्यू संभव था? और सबसे बड़ा,
क्या आखिरी पल में लिया गया वो फैसला सही था, या फिर डर, दबाव और अनिश्चितता ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसका असर आने वाले सालों तक महसूस हुआ। इतिहास में IC 8141 घटना है, लेकिन जिन लोगों ने उसे जिया और जिन्होंने फैसले लिए, उनके लिए वो एक अधूरी कहानी है, क्योंकि कभी कभी सबसे कठिन फैसले वो होते हैं जहां सही और गलत के बीच कोई साफ रेखा नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं और उनका बोझ जो कभी पूरी तरह हल्का नहीं होता।